सॉल्यूशन चैप्टर में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब नॉर्मल भाषा में तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है डिजोल्व करना है अपने को, पर एक्चुअल में टर्मिनोलॉजी वाइज देखें तो सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है। तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, फिर अपन इसको डिस्क्राइबली पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस। देखो सॉल्यूट तो है ही, अपन वो जानते हैं सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। वो जाने दीजिए, अपन उस लैंग्वेज पे नहीं जाना चाहते। कोई भी सब्सटेंस हो तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व कंप्लीटली in given amount of solvent at particular temperature। ठीक है, particular temperature is called solubility of that substance। यहाँ एक चीज तो क्लियर होगी ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हमने किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, यानी कि सॉल्वेंट की अमाउंट जो भी हमें दी गई है उसमें हमने उसको डिजोल्व कर लिया विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिजोल्वेशन। तो याद रखना, जब हम लोग उस सब्सटेंस को उस गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हैं तो उस टाइम पे टेम्परेचर जो भी है वो कांस्टेंट चलेगा, उसको चेंज नहीं करें, और दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। आप इसको यूँ भी समझ सकते हो। देखिए कि मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने कंटेनर में मान लीजिए कोई सॉल्वेंट ले लिया, वो सॉल्वेंट है 1 लीटर। तो ये एक पर्टिकुलर अमाउंट हमने आपको दे दी, कितनी, 1 लीटर हमने आपको दिया है सॉल्वेंट। अब हमने क्या किया है, हमने इसमें शुगर डिजोल्व किया। तो शुगर यहाँ कौन हो गया, शुगर हो गया यहाँ पे सॉल्यूट। ठीक है, और मैंने शुगर डिजोल्व करना शुरू कर दिया और मैंने देखा कि 200 ग्राम शुगर इसमें डिजोल्व हो गई, यानी कि 200 ग्राम वो अमाउंट है शुगर का जिसका एक एक पार्टिकल इस सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिजोल्व हो गया। तो ये अमाउंट कहलाएगा सॉल्युबिलिटी। समझ में आ रही बात। 200 ग्राम शुगर मैंने माना है हमने कि 200 ग्राम शुगर 1 लीटर सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिजोल्व होती है। तो ये अमाउंट इस शुगर के लिए, जो भी शुगर हमने यूज किए, इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। पर याद रखना 200 से अबाउ जब हम उसमें डालने का प्रयास करेंगे तो वो जो एक्सेस अमाउंट है वो बॉटम में यानी कि क्रिस्टलाइज हो जाएगी। ये टर्म्स अपन आगे पढ़ने वाले हैं, आगे जाके डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल अपन ये समझ पा रहे हैं ना कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजोल्व completely in given amount of solvent is called solubility of that substance। मैंने एग्जांपल के तौर पे कहा कि अगर 1 लीटर सॉल्वेंट हमने लिया है, 1 लीटर सॉल्वेंट हमने लिया है और उस 1 लीटर सॉल्वेंट में यदि शुगर का 200 ग्राम डिजोल्व होता है, समझ में आ रही बात। 1 लीटर सॉल्वेंट में यदि शुगर का 200 ग्राम डिजोल्व होता है, उसका एक एक पार्टिकल कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है, तो दैट 200 ग्राम अमाउंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट शुगर। क्लियर। और इसको आप एक बात और समझना, फ्यूचर में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। देखिए कि हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ रखा है कि एक रिएक्शन है A+B और वो मान लीजिए बाद में क्या बना रहा है, C बना रहा है, और आफ्टर सम टाइम C क्या करेगा, वापस से A+B में टूटने लग जाता है। तो ये कंडीशंस कहलाती है इक्विलिब्रियम। ठीक है। और इक्विलिब्रियम में क्या होता है, देखने से ऐसा लगता है कि रिएक्शन स्टॉप्ड हो गई, रिएक्शन रुक चुकी है, रिएक्शन नहीं हो रही, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है कि जब मैं इसमें AB जो अपना रिएक्टेंट साइड है, अगर मैं यहाँ AB डालता हूं तो वो फटाफट C बना लेता है, पर उतना ही C वापस से AB बना लेता है। यानी कि जितनी अमाउंट, यूं समझ लो कि A+B से जितना C बन रहा है, एक्चुअल में C वापस टूटकर उतना ही A+B बना रहा है। तो ये रिएक्शन तो कंटिन्यूस चलती जाएगी, A+B से C बन जाएगा और C से वापस A+B बन जाएगा। बट
ए और बी की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, इस साइड में सी की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी कि ए और बी के अमाउंट कम नहीं हो रही अब जब इक्विलिब्रियम सेट हो गया, और सी की अमाउंट बढ़ नहीं रही। क्यों नहीं हो रहा ऐसा? क्योंकि ए और बी की अमाउंट, जितनी अमाउंट सी में कन्वर्ट हो रही है, एक्चुअली उतने ही टाइम में सी की उतनी ही अमाउंट ए और बी में कन्वर्ट हो गई। इक्विलिब्रियम में यही होता है कि जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शंस में जो रिएक्शंस हो रही है उन दोनों का रेट इक्वल हो जाता है, इसलिए कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं दिखाई देता, इसलिए लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गई, पर रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा। ठीक वैसी बात यहाँ हो रही है कि जब आप 200 ग्राम शुगर इसमें डिजोल्व कर देते हो, और ये स्कीम हमने मान ली मैक्सिमम क्वांटिटी है, यानी कि 1 लीटर सॉल्वेंट में मैक्सिमम 200 ग्राम शुगर डिजोल्व हो सकती है, कंप्लीटली डिजोल्व हो सकती है, वो हमने डिजोल्व कर ली, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब अगर अपन 200 प्लस करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? जैसे एक पार्टिकल मैं इसमें डालता हूं, एक भी पार्टिकल जब मैं इसमें डालता हूं तो वो तो उसमें डिजोल्व हो जाएगा, पर पहले से डिजोल्व पार्टिकल यहां बॉटम में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। फिर मैं एक पार्टिकल डालता हूं तो वो उसमें डिजोल्व हो जाएगा, बट जो पहले से डिजोल्व पार्टिकल है वो बॉटम में डिपॉजिट हो जाएगा इस तरीके से। यानी कि जितना मैं इसमें ऐड करूंगा उतना ही अमाउंट शुगर का जो पहले से ऐड है वो बॉटम में चला जाएगा, यानी कि क्रिस्टलाइज हो रहा है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो मैं जो कह रहा हूँ आई थिंक अब आप समझ पाए होंगे कि 200 ग्राम शुगर हमने इमेजिन किया है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर दैट कैन बी डिजोल्व कंप्लीटली इन 1 लीटर सॉल्वेंट। इसके बाद यदि अपन 201 करने का प्रयास करेंगे तो वो 1 ग्राम अमाउंट जो आपने ऐड की है, एक्चुअल में क्या होगा, वो 1 ग्राम तो इसमें ऐड हो जाएगा, बट उतना ही 1 ग्राम जो पहले से एडेड अमाउंट थी उसमें से बॉटम में क्रिस्टलाइज हो जाएगा। इसलिए क्या हो गया, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। और अब इक्विलिब्रियम जब सेट हो गया तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में सॉल्यूशन में ये अमाउंट 200 ग्राम ही रहने वाली है, सॉल्यूशन में अमाउंट 200 ग्राम ही रहने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर आपने 1 ग्राम एक्सेस ऐड किया है तो 1 ग्राम बॉटम में वो क्रिस्टलाइज भी हो गया, सॉलिड फॉर्म में नीचे जमा हो गया, तो सॉल्यूशन में तो 200 ही रही, आपने 1 ग्राम ऐड किया, वही 1 ग्राम बॉटम में डिपॉजिट हो गया, वही नहीं, वो पहले से जो एडेड अमाउंट थी उसमें से चला गया है ना नीचे। तो आई थिंक मेरी बात अब समझ में आ गई कि जब मैक्सिमम अमाउंट आप सॉल्यूट का या सब्सटेंस का किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व कर देते हो तो उसमें क्या डेवलप हो जाता है, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम जब डेवलप हो जाता है तो उससे ज़्यादा अमाउंट उसमें डिजोल्व नहीं कर सकते आप। इसलिए ये भी याद रखना कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व करने की बात की जा रही है, इसका मतलब हमने पीक को टच कर लिया। पीक को टच करने का मतलब हमने इक्विलिब्रियम को टच कर लिया, इससे ज़्यादा अमाउंट अब उसमें डिजोल्व नहीं होने वाली। और आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि किसी सॉल्यूशन में यदि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व हो जाता है तो उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं उसको? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये भी मान के चलिए कि सॉल्युबिलिटी एक्चुअल में क्या करती है, कंसंट्रेशन शो करती है किसका, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। देखिए एक बात याद रखना, कंसंट्रेशन किसको एक्सप्रेस करता है, कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को, ये तो आप जानते हो। कंसंट्रेशन हमने यूनिट्स अभी हाल ही में पढ़ी है, तो कंसंट्रेशन जो होता है वो किसको एक्सप्रेस करता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को, ये आप जानते हो पहले से। और आप ये भी जानते हो कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मैक्सिमम हो जाती है, जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में मैक्सिमम हो जाती है तो सैचुरेशन डेवलप होता है, और उस टाइप के सॉल्यूशन को हमने क्या कहा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। याद आ रहा है? और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन होगी, तो याद रखना दो बातें आ गई यहाँ पे, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा उसका कंसंट्रेशन। तो यहाँ क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन एक्चुअल में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को बता रहा है, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व हो गया तभी तो वो उसका क्या है, सैचुरेशन दिखा रहा है। और मैक्सिमम अमाउंट जब डिजोल्व हो गया तब सैचुरेशन है, और कंसंट्रेशन किसके अमाउंट को बताता है, सॉल्यूट का। तो याद रखना सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन एक्चुअल में उसमें डिजोल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को बताती है, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसको बताता है, सॉल्युबिलिटी को बताता है। तो मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि द कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, the concentration of saturated solution at constant temperature, क्योंकि हमने पहले पढ़ा का टेम्परेचर तो हम कांस्टेंट रखने वाले, जो भी हो जितना भी दे। द कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज ऑल्सो नोन एज सोल्युबिलिटी। ठीक है, तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा फिर से क्लियर कर देता हूं
कि सॉल्युबिलिटी एक्चुअल में क्या है। सॉल्युबिलिटी एक्चुअल में किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व्ड सब्सटेंस की मैक्सिमम अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है ना। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व्ड कंप्लीटली इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। आपको ये जानना चाहिए कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व हो गया, मैक्सिमम अमाउंट यानी कि आप उसमें अगर और अमाउंट डिजोल्व करने का प्रयास करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें पहले से क्या है, इक्विलिब्रियम सेट हो चुका है। इक्विलिब्रियम होने के कारण जब मैं उसमें एक्सेस अमाउंट डालूंगा तो वो उसमें डिजोल्व हो जाएगी, पर जो पहले से डिजोल्व अमाउंट है वो उसमें बॉटम में डिपॉजिट हो जाएगी, कितना जितना आपने एक्सेस डाला है। तो इक्विलिब्रियम में होने वाला है, ये आप जानते हो। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जब हमने डिजोल्व कर दिया तो इक्विलिब्रियम आ चुका है। और आप ये भी जानते हो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जब डिजोल्व है तो वो किसको शो करता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कंडीशंस को शो करता है। इसीलिए मैंने कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली नोन एज सॉल्युबिलिटी। ये मान लीजिए आप तो कि अगर आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन दे रखा है तो वो सीधे सीधे उस सॉल्यूशन में उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करेगा। पर अगर सैचुरेटेड नहीं है तो उस टाइम में या उस केस में कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस नहीं करेगा। ये भी याद रखना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जब सैचुरेटेड नहीं है सॉल्यूशन तो वो अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व नहीं होती। मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व नहीं होती तो हम उसमें और अमाउंट डिजोल्व कर सकते हैं, और जब तक हम कर सकते हैं तब तक सॉल्युबिलिटी नहीं आई। सॉल्युबिलिटी कब आती है, जब मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व हो जाती है। इसलिए याद रखना, केवल सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के लिए मैंने कहा है कि कंसंट्रेशन जो होती है वो सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करती है। बाकी केसेस में मैं ऐसा नहीं कह रहा। क्लियर होगी बात, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आते हैं अपन सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। तो सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड्स करती है, देखिए सबसे पहले डिपेंड करेगी वो नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सॉल्यूट जिसको आप डिजोल्व कर रहे हो, उस नेचर उसके नेचर पे तो डिपेंड करने वाली ही है, उसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। दूसरा वो डिपेंड करता है किसमें डिजोल्व कर रहे हो, उस सॉल्वेंट के नेचर पे, उस मीडियम पर। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टेम्परेचर, क्योंकि तभी तो हमने उसको कांस्टेंट रखा। अगर हम उसको अप डाउन करेंगे तो सॉल्युबिलिटी अफेक्टेड होगी। और फोर्थ जो कंडीशन है वो प्रेशर। तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो मेनली 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहीं कोई डाउट का सब्जेक्ट नहीं है। तो ये बात होगी सॉल्युबिलिटी के लिए। अब अपन जाते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। देखो ध्यान से, इसको सॉल्युबिलिटी को ही पढ़ना है, पर किसकी सॉल्युबिलिटी को पढ़ रहे हैं, सॉलिड्स की। और किस में पढ़ रहे हैं, लिक्विड्स में। इसका मतलब आप साफ समझ गए होंगे कि लिक्विड यहाँ एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्वेंट को, और सॉलिड यहाँ कौन है, सॉल्यूट है। ठीक है। डेफिनेशंस की बात करें तो सॉल्युबिलिटी होती है। तो देखिए हमने डेफिनेशन में क्या कहा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस को उठा के सॉलिड लिख दो, है ना। गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें कोई डाउट नहीं, यहाँ सॉल्वेंट कौन है, लिक्विड है। हाँ, नॉर्मल वे में हम क्या करते हैं, अगर अपन एक्सपेरिमेंटली बात करें तो हम ये गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो 100 ग्राम लिख देते हैं इस केस में, है ना। सॉलिड इन लिक्विड्स के केस में हम लोग क्या कर लेते हैं, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को 100 ग्राम इमेजिन करके लिख देते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली वर्क होता है इसलिए लिख देते हैं। मोल पर लीटर में कैलकुलेट करेंगे तो वो सब्सटेंस के अमाउंट मोल में और उसका सॉल्वेंट अमाउंट लीटर में लेके कर लेंगे, वो एक अलग विषय है, उस पर नहीं जाना चाहता मैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स में मैं ये कह सकता हूं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड्स, maximum amount of solid that can dissolve in given amount, और वो given amount मैंने कितनी लिख दी, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड। लिक्विड यहाँ कौन है, सॉल्वेंट। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर। जो भी टेम्परेचर दे रखा है, जितना भी दे रखा है उसमें चेंज नहीं करना है, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉलिड। क्लियर होगी बात। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन का विषय नहीं है। तो बहुत आसान सी बात है, जब हम सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन जानते हैं तो वही यहाँ अप्लाई कर दिया, बस टर्म्स बदल गई। वहां हमने सब्सटेंस मान लिया, सब्सटेंस में सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी हो सकता है।
ठीक है, यहां हमने क्लियर कर दिया कि जो हमारा सब्सटेंस है वो सॉलिड है और जिस मीडियम में वो डिजोल्व हो रहा है वो लिक्विड है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड solubility of that solids। क्लियर होगी बात। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड solubility of that solid। ठीक है, डिपेंड्स ऑन देखते हैं किस किस पर वो डिपेंड्स करेगी। तो वैसे तो सॉलिबिलिटी किस किस पे डिपेंड करती है वो हमने लिख ही दिया पहले, है ना। 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है, उनमें से पहला फैक्टर अपन अप्लाई करते हैं। देखिए, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, हम किसको पढ़ रहे हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। हम यही पढ़ रहे हैं ना, फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। तो हमने कहा सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, यानी कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर होगी बात। अब देखिए इस पे कैसे डिपेंड करेगा। तो अपन कुछ एग्जांपल से बात करते हैं, इजी एग्जांपल से बात करते हैं। देखिए, मैंने कोई सॉल्ट या शुगर ले लिया। सॉलिड के तौर पे मैंने किसका यूज किया है? सॉल्ट या कोई शुगर। शुगर आप घरों में देखते हो, सॉल्ट भी आप घर में देखते हो। तो मान लीजिए मैंने कोई सॉल्ट ले लिया, ठीक है, और इस सॉल्ट को मैंने किसमें क्या डिजोल्व किया है? वाटर में। समझ में आ रही बात। तो मैंने एक सॉल्ट लिया, सॉल्ट को डिजोल्व कर दिया किसमें? वाटर में। क्या देखा? डिजोल्व। समझ में आ रही बात। तो मैंने एक सॉल्ट लेके वाटर में डिजोल्व किया, वो उसमें डिजोल्व हो रहा है। फिर बाद में मैंने क्या किया? उसी सॉल्ट को, ठीक है, बेंजीन में डाल दिया। बेंजीन एक लिक्विड है, उसमें मैंने उसको डाल दिया। तो मैंने क्या देखा? नॉट डिजोल्व। तो यहां 2 बातें निकल के आ रही। एक सॉल्ट मैंने लिया, उस सॉल्ट को मैंने वाटर में डाला और उसको देखा अच्छे से, तो सॉल्ट का एक एक पार्टिकल वाटर में बहुत अच्छे से डिजोल्व हो गया। पर जब मैंने सॉल्ट को बेंजीन लिक्विड में डाला तो वो उसमें डिजोल्व नहीं हो रहा। दूसरे केस में मैंने क्या किया? देखिए, मैंने नैप्थलीन लिया। नैप्थलीन की बॉल्स आप लोगों ने पब्लिक टॉयलेट्स में देखी होगी। स्मेल नहीं आया उसके लिए वो पब्लिक टॉयलेट्स में हम लोग यूज करते हैं। व्हाइट कलर की बॉल्स आती है, नैप्थलीन। अब नैप्थलीन एक बहुत अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड है और उस नैप्थलीन को मैंने वाटर में डालने का प्रयास किया। वाटर में डाला तो मैंने क्या देखा? नॉट डिजोल्व, यानी कि वो वाटर में डिजोल्व नहीं हो रहा। समझ में आ रही बात। अब देखिए मैंने क्या किया, इसी केस को दोबारा अप्लाई करके देखा। नैप्थलीन बेंजीन में इसको डाल के देखा, और जब मैं इसको बेंजीन में डाल के देखता हूं तो रिजल्ट आया डिजोल्व। तो यहां से आपको समझने की जरूरत है। क्या देखा आपने? एक 2 कंडीशंस दिखाई दे रही है आपको कि जब आप सॉल्ट को वाटर में, सॉल्ट एक सॉलिड है, उसको आप वाटर में डिजोल्व करते हो तो वो उसमें बड़ा इजीली ही डिजोल्व हो जाता है, उसका एक एक पार्टिकल डिजोल्व होता है। पर वही सॉल्ट बेंजीन जैसे लिक्विड में डिजोल्व नहीं हो रहा। नैप्थलीन एक सॉलिड है, एरोमेटिक सॉलिड है, उसको जब मैं वाटर में डिजोल्व करता हूं तो वो नहीं होता है, बट वो बेंजीन जैसे लिक्विड में डिजोल्व हो जाता है। तो ये कारण क्या है? तो इस कारण को समझने के लिए अपने को चीज पे जाना, ध्यान देना है। देखिए, एक सॉल्ट इमेजिन करिए। सॉल्ट क्या होते हैं? आयोनिक होते हैं, सब जानते हैं। सॉल्ट जितने भी होते हैं वो सारे आयोनिक होते हैं। तो एक सॉल्ट है NaCl, जो किससे बना है? Na+Cl-, आयोनिक है। और जो आयोनिक होते हैं वो पोलराइज्ड होते हैं। तो ये पोलर है। नेचर वाइज कैसा है? पोलर। पोलर का मतलब डाइपोल बनाता है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पार्ट। वाटर को देखिए आप, वाटर का फॉर्मूला होता है H2HOH। वाटर में क्या होता है? ऑक्सीजन यहाँ पार्शियली नेगेटिव होता है, H यहाँ पार्शियली पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होता है। तो वाटर भी कैसा है? पोलर है। क्लियर? और ऐसा होने के कारण ये इसमें क्या हो रहा है? डिजोल्व। ठीक है, अगले केस में क्या होगा? देखो ध्यान से। एक केस हमने नैप्थलीन का देखा। नैप्थलीन जो होता है उसका ये फॉर्मूला होता है, उसमें 2 बेंजीन की रिंग होती है। ठीक है, ये बेंजीन, ये नैप्थलीन आपका। अब नैप्थलीन की अगर आप ध्यान से देखें तो ये किससे बना है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। नैप्थलीन में कोई तीसरा एलिमेंट होता ही नहीं, उसमें केवल क्या है? कार्बन है और हाइड्रोजन है। और आप सब जानते हो कार्बन और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई बॉन्ड 2 सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच बना होता है तो वो नॉन पोलर होगा, है ना। तो ये कैसा है? नॉन पोलर है।
नॉन पोलर। और देखिए इसको हमने बेंजीन में डिजोल्व कर दिया। बेंजीन का स्ट्रक्चर पता है ना, बेंजीन जो होता है वो भी कार्बन हाइड्रोजन से बना है, वो भी नॉन पोलर होता है। तो यहां से आप एक बात देखिए, और रिजल्ट क्या देखा आपने, डिजोल्व। तो यहां से एक बात आपको समझनी है, और वो ये समझनी है कि हमने क्या देखा है कि एक पोलर सब्सटेंस को जब मैं पोलर सॉल्वेंट में डालता हूं, एक पोलर सब्सटेंस है और उसको मैं पोलर सॉल्वेंट में डालता हूं तो वो उसमें डिजोल्व हो जाता है। ठीक वैसे जब मैं एक नॉन पोलर सब्सटेंस को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालता हूं तो वो उसमें डिजोल्व हो जाता है। यानी कि एक पोलर सॉलिड एक पोलर लिक्विड में डिजोल्व हो रहा है और एक नॉन पोलर सॉलिड नॉन पोलर लिक्विड में डिजोल्व हो रहा है। या यूं कह सकता हूं कि एक पोलर सॉलिड को नॉन पोलर लिक्विड में डालते हैं तो वो डिजोल्व नहीं होता उसमें। ठीक वैसे ही एक नॉन पोलर सॉलिड को पोलर लिक्विड में डालते हैं तो डिजोल्व नहीं होता। तो यहां से एक रूल निकल के आता है, उस रूल को कहते हैं लाइक डिजोल्व लाइक। क्या कहते हैं उसको, लाइक डिजोल्व लाइक। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है वैसे, पहले से क्लास 11th में भी था थोड़ा सा ही, लाइक डिजोल्व लाइक। ये रूल क्या कहता है, ये रूल बड़ा आसानी से यही कहता है कि एक जैसे एक दूसरे को घोल लेता है। यानी कि एक समान प्रवृत्ति वाले, एक समान नेचर वाले सब्सटेंस एक दूसरे को अपने अंदर डिजोल्व कर लेते हैं। यानी कि एक पोलर सब्सटेंस को एक पोलर लिक्विड में डाल दीजिए, वो घुल जाएगा उसमें। ठीक वैसे एक नॉन पोलर सब्सटेंस को एक नॉन पोलर लिक्विड में डाल दीजिए तो वो उसमें डिजोल्व हो जाएगा। बट एक पोलर को नॉन पोलर में डालेंगे तो वो उसमें डिजोल्व नहीं होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी नेग्लिजिबल हो जाएगी ना। तो ये इफेक्ट हो गया। तो आई थिंक इसमें तो कोई कंफ्यूजन अब किसी को नहीं होना चाहिए, सब समझ में आ गया कि नेचर ऑफ सॉलिड और लिक्विड पे डिपेंड करता है कि एक पोलर सॉलिड लेंगे तो पोलर लिक्विड में उसकी सॉल्युबिलिटी दिखाई देगी बट वो नॉन पोलर में नहीं डिजोल्व होगा, और एक नॉन पोलर सॉलिड को नॉन पोलर लिक्विड में डालेंगे तो डिजोल्व हो जाएगा बट पोलर में डिजोल्व नहीं होगा। दिस रूल इज कॉल्ड लाइक डिजोल्व लाइक। तो क्लियर होगी बात। दूसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को समझना है तो देखिए क्या है। देखिए भाई एक आसान सी बात अपने को दिमाग में रखनी है कि सॉलिड है हमारे पास, हमने उस सॉलिड को किस में डाल दिया, एक लिक्विड में डाल दिया, करेक्ट है ना, और एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है, यही हो रहा है। ये एक सॉलिड सब्सटेंस को हमने लिक्विड में डाल दिया, ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल दिया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, इनमें इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कब आता है, जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड, और ये उस टाइम का जो भी अमाउंट है वो उसका सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। अब देखिए जब ये कंडीशन इक्विलिब्रियम में चला गया तब उसके बाद अगर मैं सॉलिड डालूंगा तो क्या होगा, अगर मान लीजिए इक्विलिब्रियम आ गया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड उसमें डिजोल्व हो गया, उस केस में अगर मैं और अमाउंट ऑफ सॉलिड का डालता हूं तो क्या होगा, वो जितना भी अमाउंट मैं उसका डालता हूं वो तो उसमें जाके डिजोल्व हो जाएगा, पर उतनी ही अमाउंट जो सॉलिड की जो पहले से डिजोल्व थी वो बॉटम में जाके क्रिस्टलाइज हो जाएगी, सॉलिड फॉर्म में बॉटम में डिपॉजिट हो जाएगी। इसलिए सॉल्यूशन में सॉलिड की अमाउंट अब इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होने वाली। समझ में आ रही बात। यानी कि आपको मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि भाई देखो एक सॉल्यूशन हमने यहां भर रखा है, ठीक है, और ये क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस आ चुकी है। अब अगर मैं इसमें NaCl का एक भी पार्टिकल डालता हूं, एक भी पार्टिकल अगर मैं NaCl का इसमें डालता हूं इक्विलिब्रियम स्टेट आने के बाद, तो क्या होगा, वो पार्टिकल इसमें आकर डिजोल्व हो जाएगा, पर पहले से डिजोल्व पार्टिकल यहां डिपॉजिट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में तो अमाउंट चेंज हुई नहीं ना, जितना आपने पार्टिकल डाल, देखने से ऐसा लगता है कि यही पार्टिकल जाके सीधे नीचे जमा हो गया, पर ऐसा नहीं होता। जो नया पार्टिकल होता है वो डिजोल्व हो जाता है, जो पुराना पार्टिकल होता है वो बॉटम में डिपॉजिट हो जाता है। ये स्टेट कहलाती है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। और ये इक्विलिब्रियम में के बाद की स्थिति है। इक्विलिब्रियम तक तो ये डिजोल्व होता गया होता गया होता गया, और एक समय ऐसा आया कि मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व हो गई, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम के बाद की स्थिति बता रहा हूं कि अगर मैं एक भी पार्टिकल डालूंगा तो वो तो उसमें डिजोल्व हो जाएगा, पर उतनी ही अमाउंट बॉटम में डिपॉजिट हो जाती है। अब देखिए मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस चीज पे आते हैं कि एक सॉलिड को लिक्विड में डाला, सॉल्यूशन बना लिया, इक्विलिब्रियम भी आ गया, मैक्सिमम अमाउंट भी डिजोल्व कर दिया। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, तो दो केस देखिए यहाँ पे कि मान लीजिए सॉलिड को मैं लिक्विड में डाल रहा हूं, ठीक है, और सॉल्यूशन बना रहा हूं, और जब मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं उस टाइम पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, फिर समझिए कि एक सॉलिड को मैं लिक्विड में डालकर सॉल्यूशन बना रहा हूं, एक सॉलिड को मैं लिक्विड में डिजोल्व कर रहा हूं, एक सब्सटेंस सॉलिड है उसको मैं लिक्विड में डिजोल्व कर रहा हूं, और क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। पर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड है।
यानी कि सॉल्यूशन बनाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो एनर्जी कहाँ से आई? तो एनर्जी कंटेनर से ले ली उन्होंने। एक सॉलिड को मैंने, जैसे मान लीजिए मैंने एक सॉलिड इस लिक्विड में डाला और ये इसमें डालने के बाद इसमें जब डिजोल्व हुआ तो इसको क्या चाहिए? हीट चाहिए, और इसको हीट यानी एनर्जी चाहिए। तो इसने एनर्जी कहाँ से ले ली? कंटेनर से ले ली। कंटेनर क्या हो जाएगा? कूल, ठंडा हो जाएगा ना भाई। कंटेनर की एनर्जी जब ये सॉल्यूशन बनाने में यूज कर लेंगे तो कंटेनर क्या हो गया? ठंडा हो गया। समझ में आ रही बात? तो आप मेरी बात को समझना कि इस केस में, केस ए में क्या हो रहा है कि मैं जब किसी सॉलिड को लिक्विड में डालता हूं, डिजोल्व करता हूं, सॉल्यूशन बनाता हूं, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रही है। और एनर्जी कहां से एब्जॉर्ब्ड हो रही है? कंटेनर से। तो कंटेनर कैसा हो गया? ठंडा हो गया। इस केस में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या होगा? ठीक है, सोचना। अगर इस केस में मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, कौन से केस में? हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही, उस केस में, तो क्या होगा? तो देखिए, आपको एक बात समझनी चाहिए कि सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट थी ना, एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, तभी तो इसने एनर्जी कंटेनर से एब्जॉर्ब की है। अगर इसको जरूरत नहीं होती तो क्यों करता? तो जब मैं सॉलिड को लिक्विड में डालता हूं तो ये इस केस में सॉल्यूशन कहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है? कंटेनर से। तो इसको कंटेनर से जितनी देर एनर्जी मिलेगी डिजोल्व हो जाएगा। जब कंटेनर के पास एनर्जी नहीं रहेगी तो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। पर अगर अपन बाहर से टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें, हीट प्रोवाइड कर दें, तो इसको एनर्जी मिल जाएगी, और एनर्जी मिल जाएगी तो ये फिर से घुलना, फिर से डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज। समझ में आ रही बात? तो अगर याद रखना, किसी सॉल्यूशन को आप बना रहे हो सॉलिड प्लस लिक्विड कंडीशंस में, एक सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करते हो और उस केस में हीट एब्जॉर्ब्ड होती है, याद रखना उस केस में हीट एब्जॉर्ब्ड होती है, तो वो प्रोसेस कैसी है? एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक केस अगर है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। शुगर को डिजोल्व कर लीजिए या सॉल्ट को डिजोल्व करके देख लीजिए पानी में। शुगर या सॉल्ट को जब पानी में डिजोल्व करते हैं तो हीट रिक्वायर्ड होती है, और वो एनर्जी वो कंटेनर से कंज्यूम करते हैं, और उस केस में कंटेनर ठंडा हो जाता है। ठीक है, बट जब आप, तो ये एंडोथर्मिक केस है ना, पर याद रखना इस एंडोथर्मिक केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि ठंडे पानी की बजाय गर्म पानी में सॉल्ट या शुगर ज्यादा डिजोल्व होता है ना? सॉल्ट या शुगर ठंडे पानी की बजाय हॉट वाटर में ज्यादा डिजोल्व होता है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट या शुगर का वाटर में डिजोल्व होना एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी पानी को गर्म कर दोगे तो बाहर से मिल जाएगी, और वो एनर्जी लेकर ज्यादा मात्रा में, ज्यादा अमाउंट में डिजोल्व होता है। पर सेकंड केस को भी देखिए, अगर हीट रिलीज हो, उल्टा समझ ले इसको, हीट रिलीज यानी कि कैसा प्रोसेस? एक्सोथर्मिक। ठीक है, अगर हीट रिलीज होगा तो कंटेनर हॉट हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि एक सॉलिड को मैंने लिक्विड में डाला और वो सॉल्यूशन बना रहा है, उस दौरान वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो उसके पास तो एनर्जी ऑलरेडी एक्सेस है, ज्यादा है, और वो ज्यादा होने की वजह से अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बाहर खुले में निकाल रहा है, इसलिए अपना कंटेनर गर्म हो रहा है। अब उसको आप और टेम्परेचर दोगे तो क्या ये उसकी फेवरेबल कंडीशन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसको एनर्जी रिक्वायर्ड ही नहीं है। आपने क्या कहा कि मैंने एक सॉलिड को लिक्विड में डाला, सॉल्यूशन बना, पर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो वो तो पहले से ही अपनी गर्मी, अपना हीट बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब जब वो अपना हीट बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अपने आप को कूल करना चाहता है, अपने आप को ठंडा करना चाहता है। ठीक है, बट आपने बाहर से टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये उसकी फेवरेबल है कि उसको अपोजिबल है? तो उसका अपोजिबल कंडीशन है। तो इस केस में क्या होगा कि आप टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये ली चैटेलियर के रूल है। ली चैटेलियर ने क्या कहा था? उसने एक बात कही थी कि इक्विलिब्रियम के केस में अगर आप कोई एक्सटर्नल इफेक्ट लगाते हो तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल इफेक्ट कैंसल्ड होता हो। इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इसको आप यूं समझ सकते हो, देखिए कि भाई एक रिएक्शन है, ए प्लस बी इक्वल टू सी, और ये आ गई इक्विलिब्रियम में, रिवर्सिबल है और ये इक्विलिब्रियम में आ गई। और इस केस पे अपन अप्लाई करें ली चैटेलियर का रूल। ली चैटेलियर का रूल, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप इक्विलिब्रियम के केस में कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट अप्लाई करेंगे
तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल इफेक्ट कैंसिल होता हो। इसको यूं समझिए, देखिए कि मान लीजिए इक्विलिब्रियम आ चुका है, मान लीजिए मैंने यहां से अमाउंट ऐड कर दी, ए और बी की कुछ अमाउंट ऐड कर दी, तो मैंने यहां अमाउंट बढ़ा दी ना भाई। इक्विलिब्रियम के बाद मैंने बाहर से यहां रिएक्टेंट डाल दिया, तो ए और बी की अमाउंट मैंने बढ़ा दी, तो रिएक्शन फटाफट इस डायरेक्शन में जाएगी। क्यों? ताकि जो एक्सेस अमाउंट मैंने डाली है ये कम हो जाए और क्या बना ले, सी बना ले, और बैलेंस हो जाएगा। तो यानी कि देखिए मैंने क्या किया, मैंने रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को बढ़ाया, मैंने बाहर से रिएक्टेंट डाला तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दी, है ना। तो ली चेटेलियर ने क्या कहा था कि आप कोई भी इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो जो आपका इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर आपका इफेक्ट कैंसिल होता हो। तो देखिए भाई मैंने इधर अमाउंट बढ़ाई है, और अगर रिएक्शन भी इधर ही हो जाती, सी ज्यादा डिकम्पोज होता, ए और बी बना लेता, तब तो एक तो मैंने बढ़ा दी अमाउंट बाहर से और फिर रिएक्शंस ने बढ़ा दी, तब तो इफेक्ट कैंसिल कहां हुआ, इफेक्ट बढ़ गया, जो मैं चाहता था वो ज्यादा हो गया। पर नहीं हुआ ऐसा कि मैंने जैसे रिएक्टेंट साइड में कंसंट्रेशन बढ़ाई, रिएक्शंस फॉरवर्ड होना स्टार्ट हो गई तेजी से, और तुरंत प्रभाव से जितनी यहां अमाउंट बढ़ी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, सी में। तो ये बढ़ी हुई अमाउंट कम हो गई वापस से, तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगी। उल्टा भी समझिए इसको, देखिए अगर मान लीजिए मैंने क्या कर दिया होता, मैंने सी की अमाउंट निकाल ली होती, सपोज सी प्रोडक्ट है ना आपका, है ना, तो मैंने क्या किया, इक्विलिब्रियम आ चुका है, रिएक्शन स्टॉप तो नहीं है, रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में बराबर चल रही है, इसलिए अमाउंट ऑफ जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट हो चुकी है। अब मैंने क्या किया, ए प्लस बी से सी बन रहा था और मैंने देखा इक्विलिब्रियम आ गया, मैंने सी अमाउंट जो है ना प्रोडक्ट अमाउंट वो थोड़ी सी निकाल ली, रिमूव कर ली। रिमूव करते सी की अमाउंट यहां क्या हो गई, कम हो गई। हुई कि नहीं हुई भैया, आप जरा सोचिए कि इस कंटेनर में सी आ रहा है, उस कंटेनर से आपने सी निकाल लिया तो सी की अमाउंट इस डायरेक्शन में क्या हो गई, कम हो गई। तो ली चेटेलियर ने क्या कहा कि आप जो भी इफेक्ट लगाओगे, जो भी इफेक्ट अप्लाई करेंगे, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी कि इफेक्ट क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो जैसे आपने यहां से अमाउंट हटाई, रिएक्शन फटाफट इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो गई, ए प्लस बी तेजी से क्या बनाने लग गया, सी। क्यों? क्योंकि आपने अमाउंट इधर क्या कर दी, कम कर दी, इम्बैलेंस कर दिया रिएक्शन को। तो जैसे ही आपने इधर से कम किया, ये जो इक्विलिब्रियम है वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया और रिएक्टेंट तेजी से क्या बनाने लग गया, प्रोडक्ट बनाने लग गया। तो प्रोडक्ट की अमाउंट वापस से उतनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी वापस से। समझ में आ रही है मेरी बात? तो कहने का मतलब यह कि ली चेटेलियर ने यह कहा कि किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे अगर आप कोई इफेक्ट अप्लाई करते हो तो रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर लगाया गया इफेक्ट कैंसिल हो जाए। अगर आप रिएक्टेंट बढ़ाते हो तो रिएक्शन रिएक्टेंट को कम करेगा, उस डायरेक्शन में जाना चाहिए जिधर रिएक्टेंट कम हो। अगर आप प्रोडक्ट घटाते हो, प्रोडक्ट लेस करते हो, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर प्रोडक्ट बढ़ जाए, ऑपोजिट फैक्टर होने वाला। तो समझ में आ गई बात, कैंसिल तभी होता है। ठीक वैसे ही देखिए, ठीक वैसे टेम्परेचर की बात है कि मान लीजिए कि ये ए सॉलिड है और ये बी लिक्विड है और ये सी सॉल्यूशन हो गया आपका, ये वाला केस हो गया। आपने क्या किया, सॉलिड को लिक्विड में डाला, सॉल्यूशन बना। अब आपने क्या कहा, हीट एब्जॉर्ब्ड हो गई, ये ठंडा हो गया, कंटेनर जो है वो ठंडा हो गया। तो ली चेटेलियर क्या कहता है, ठंडा हुआ है ना, ए प्लस बी के मिलने से सी जब बनता है तो कंटेनर ठंडा होता है। तो आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी ज्यादा मात्रा में सी बनाएगा ताकि बढ़ा हुआ टेम्परेचर कम हो जाए। क्योंकि आपने, मैं बार बार कह रहा हूं, ली चेटेलियर क्या कह रहा है, वो यही तो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर अगर आप कोई भी इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम उसको कम कर देगा, उस इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। अब देखिए क्या हो रहा था, सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन, और हमने क्या कहा कि इस दौरान कंटेनर कूल हो गया साहब। जितना जब जब सॉलिड लिक्विड में घुलता गया कंटेनर कूल होता गया, यही हो रहा है ना। मैंने इसको टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर टेम्परेचर बढ़ाया ना, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना चाहिए जिधर टेम्परेचर लेस हो, कूल हो। और कूल कब होता है, तो सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व हो। तो हीट एब्जॉर्ब के केस में, एंडोथर्मिक के केस में भी ली चेटेलियर का जो प्रिंसिपल है, ली चेटेलियर का प्रिंसिपल ही अप्लाई हो रहा है। और उस प्रिंसिपल ने क्या बताया था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ऑन द इक्विलिब्रियम तो रिएक्शन टेम्परेचर को कम करने की डायरेक्शन में जाएगी। और यहां देखो क्या हो रहा है, सॉलिड और लिक्विड के डिजोल्व होने पर टेम्परेचर कम हो रहा है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, जब सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व होता है तो
टेम्परेचर लेस होता है और जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये ज्यादा डिजोल्व होना शुरू हो गया। एक्जो में क्या हो रहा है देखो, एक्जो में टेम्परेचर बढ़ता है और आप भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। जरा सोचिए कि सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व किया और टेम्परेचर बढ़ गया और आपने भी टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में जा सकती है क्या? नहीं जाएगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में जाने से क्या होता है, एक्जो के केस में, एक्जोथर्मिक के केस में जब रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ाएगी और आप भी बढ़ा रहे हो। ली चटेले ने क्या कहा, नहीं, इक्विलिब्रियम में ऑपोजिट होगा, अगर आप बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन उसको क्या करेगी, कम करेगी। अब देखिए, सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व किया, हीट रिलीज हुई, एक्जो का केस है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा। तो जब जब डिजोल्व होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, आप भी बाहर से टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जानी चाहिए जिधर टेम्परेचर कम हो। तो इसका ऑपोजिट समझ लो कि सॉल्यूशन जो है वो फिर से डिवाइड होना, सेपरेट होना शुरू हो जाएगा सॉलिड और लिक्विड में। सॉलिड पार्टिकल कहाँ डिपोजिट हो जाएंगे, बॉटम पे। तो कहने का मतलब यही है कि आप इसको इतना लंबा चौड़ा तो मैंने केवल इसलिए बता दिया क्योंकि हमने क्लास 11 के अंदर ये इक्विलिब्रियम का पार्ट नहीं पढ़ा था, तो मैंने थोड़ा सा आपको डिस्क्राइबली बता दिया है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा फटाफट बता देता हूँ फाइनल वर्डिक्ट जो अपने को क्लास 12th बोर्ड के हिसाब से तैयार करनी है। डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी इजी है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिजोल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, हमें पता होना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, हमसे पूछा जा सकता है डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स, तो बड़ा आसान है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। फैक्टर्स, तो आप देखो नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स पे डिपेंड करेगा, यहाँ लाइक डिजोल्व लाइक रूल्स को फॉलो करवाना है, जो ये बताता है कि पोलर सब्सटेंस, पोलर सॉलिड इज मोर सॉल्युबल इन पोलर लिक्विड्स एंड नॉन पोलर सॉलिड्स आर मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर लिक्विड्स। ठीक है, टेम्परेचर के केस में आपको ये बताना है कि अगर डिजोल्यूशन प्रोसेस, जो सॉलिड और लिक्विड को आप डिजोल्व कर रहे हो आपस में, ये प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है, कंटेनर कूल हो रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि प्रोपोर्शनल रहेगा। बट एक्सोथर्मिक का केस है, अगर हीट रिलीज हो रही है, आपका कंटेनर हॉट हो रहा है, तो उस केस में सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे और टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ये अपने को क्लियरली समझना है। प्रेशर का जो बात हुई वो भी मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा फटाफट, कि जो प्रेशर, जो तीसरा स्टेप है प्रेशर, तो देखिए सॉलिड्स में क्या होता है, पार्टिकल बहुत ही क्लोज्ड पैक होते हैं, हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था, इसलिए इनके बीच गैप नहीं होता और गैप नहीं होने की वजह से इन पे कोई प्रेशर का ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जिसको आप ये कहते हैं अनकंप्रेसिबल होते हैं या इनकंप्रेसिबल होते हैं, इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड, दूसरा पार्ट यहाँ लिक्विड है, लिक्विड में पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक बात है। इन पे अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये पार्टिकल थोड़ा बहुत मूवमेंट तो कर लेंगे, पर ज्यादा कंप्रेस ये भी नहीं होने वाले। इसको आप यूं समझ सकते हो, देखिए पिचकारी से अपन रंग वाली पिचकारी आती है, उसमें पानी भर लेते हैं, फिर अगर उसका आगे मुंह के आगे हाथ लगा के फिर पीछे से प्रेशर डालने का प्रयास करेंगे, दबाने का प्रयास करेंगे, क्या दबती है? वो नहीं दबती। आगे से अगर आप रोक लें तो उसको, क्यों? क्योंकि पानी भरा हुआ उसमें, तो वो उसको ज्यादा आप कंप्रेस नहीं, हाँ थोड़ा बहुत मोमेंट होगा बट वो उसको आप ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लिक्विड में भी जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें ज्यादा जो डिस्टेंस नहीं होती। तो सॉलिड और लिक्विड दोनों पर ही प्रेशर का कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता, इसलिए सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करने की जो टर्म है वो प्रेशर पे ज्यादा डिपेंडेबल नहीं करती, तो यहाँ प्रेशर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ दो ही फैक्टर अपने को पढ़ने हैं। तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी। थैंक यू।